नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 84 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट है। इस लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। यानी आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है और अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि अल्टरनेटिंग करंट का एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट हम ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अल्टरनेटिंग करंट को एक मैथमेटिकल फंक्शन के टर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, आज का लास्ट टॉपिक रहने वाला है। तो ये क्या है, आज का हमारा लेक्चर है। तो फटाफट से क्या करो, कोई पेन निकालो और हेड डालो क्या, अल्टरनेटिंग करंट। अब पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि भाई अल्टरनेटिंग करंट होती क्या है। इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें एक और चीज जाननी यहां बहुत जरूरी है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है। एक बात आप सब जानते हो कि हमारे घर में क्या आती है, वोल्टेज आती है। हम सब के घर के बाहर से एक पोल लगा होता है, पोल से एक वायर मीटर में आता है, मीटर से वो वायर एमसीबी में जाता है और एमसीबी से वो वायर हमारे घर में यहाँ पे कमरे में एक बोर्ड लगा होता है जिसमें क्या होता है, एक सॉकेट होता है। उस सॉकेट में वो वायर आता है और हम कहते हैं वहां पर क्या आ रही है, एक वोल्टेज आ रही है। और वो कैसी वोल्टेज पता आपको, वही है हमारी क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब इस वोल्टेज की एक खासियत है, क्या खासियत है, जो हमारे सॉकेट में, हमारे कमरे में जो सॉकेट लगा है वहां पर जो वोल्टेज आ रही है वो पहले तो टाइम के साथ चेंज हो रही है। यानी उसकी जो वैल्यू है, उस वोल्टेज की जो वैल्यू है जो हमारे सॉकेट में है, उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। साथ ही साथ वो वोल्टेज एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रही है। अब जो मैंने यहां पर लाइन बोली ना कि जो वोल्टेज हमारे घर में आ रही है उसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है, साथ ही साथ उस वोल्टेज की जो डायरेक्शन है वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बात समझ लेते हैं। ठीक है, देखो क्या मतलब हुआ इसका। मान लिया मेरे पास यहां पर दो एक्सेस हैं, ये वोल्टेज एक्सेस है और ये टाइम एक्सेस है। यानी इस डायरेक्शन में हम टाइम को दिखा रहे हैं और इस डायरेक्शन में हम किसको दिखा रहे हैं, वोल्टेज को दिखा रहे हैं। मान लिया टाइम t इक्वल टू 0 है तो हमने पाया कि हमारे सॉकेट में वोल्टेज भी कितनी है, 0 है। लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ा मैंने ये पाया, जैसे टाइम ये हुआ मैंने पाया कि वोल्टेज में क्या कर गई, मेरी इंक्रीज कर गई। यानी वोल्टेज क्या कर रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। मैंने फिर पाया, मैंने थोड़ा सा टाइम को और आगे बढ़ाया, वोल्टेज और इंक्रीज कर गई। मैंने टाइम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, वोल्टेज और इंक्रीज कर गई। यानी वोल्टेज कहां पहुंच गई भाई, इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच गई। यानी वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, जब टाइम इतना है वोल्टेज कितनी है, इतनी है। जब टाइम इतना है वोल्टेज कितनी है, इतनी है। मैंने इसके बाद जब टाइम को बढ़ाया, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, वोल्टेज और बढ़ जाए, क्योंकि इनिशियली बढ़ रही थी। अगर मैं टाइम को और बढ़ाऊंगा वोल्टेज और बढ़ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने अगेन जब यहां पर इसके बाद टाइम को बढ़ाया, इस समय वोल्टेज क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। वोल्टेज क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। मैंने थोड़ा सा और टाइम को बढ़ाया, वोल्टेज अगेन क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। मैंने थोड़ा सा और टाइम को बढ़ाया, वोल्टेज कितनी होगी, 0 हो गई। अरे गजब, क्या हुआ देखो, पहले टाइम के साथ वोल्टेज क्या हुई, इंक्रीज हुई और एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंची, फिर उसके बाद वोल्टेज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। फिर मैंने टाइम को और बढ़ाया, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी भाई फिर दोबारा से ऐसा होगा, यानी वोल्टेज और बढ़ेगी इधर को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कैसा हुआ, जैसे मैंने टाइम को बढ़ाया वोल्टेज कैसी होगी भाई, नेगेटिव होगी। यानी वोल्टेज की वैल्यू कैसी होगी हमारी, नेगेटिव हो गई। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया, इसके बाद टाइम आगे बढ़ाया, वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव हो गई। मैंने फिर टाइम आगे बढ़ाया, वोल्टेज की वैल्यू फिर बढ़ी, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। वोल्टेज कितनी होगी, मान लिया इतनी होगी। मैंने फिर बढ़ाया, वोल्टेज कहां पहुंच गई, कहीं यहां पहुंच गई। मैंने फिर बढ़ाया, वोल्टेज कहां पहुंच गई, कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। देखो यहां पर है और इस टाइम पर यहां पर है। इस टाइम पर वोल्टेज की वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, ये वोल्टेज की वैल्यू है एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, और इस टाइम पर कहां पर है, इधर पर है। यानी वोल्टेज कैसी होगी भाई, नेगेटिव होगी। ये कैसी है, यहां वोल्टेज पॉजिटिव है और ये वोल्टेज कैसी है हमारी, नेगेटिव है। फिर मैंने जब टाइम को और आगे बढ़ाया, इसको थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, तो मैंने पाया अब यहां पर क्या हुआ, इसके बाद मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी, वोल्टेज नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने जैसे ही इस पॉइंट के बाद वोल्टेज को फर्दर आगे बढ़ाया, मैंने पाया वोल्टेज क्या कर रही है, अब डिक्रीज कर रही है, लेकिन कैसी है, नेगेटिव है। मैंने थोड़ा सा और टाइम आगे बढ़ाया, वोल्टेज क्या करी, अगेन डिक्रीज करी। थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ाया, वोल्टेज क्या हुई, और डिक्रीज करी। थोड़ा सा टाइम और आगे बढ़ाया, वोल्टेज कितनी होगी, 0 हो गई। यानी वोल्टेज इस तरह से क्या हो रही है,
टाइम के साथ चेंज हो रही है, साथ ही साथ अपनी डायरेक्शन को भी चेंज कर रही है। इनिशियली कैसी थी, पॉजिटिव, फिर कुछ टाइम बाद क्या हो, कैसी होगी, नेगेटिव हो गई। तो इस टाइप की वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। क्या खासियत है अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, एक तो वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। देखो अगर मैं इन सारे पॉइंट को मिलाऊं तो मुझे कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये मेरे पास क्या एक ग्राफ है जो किसको दिखा रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को यहाँ पर शो कर रहा है। थोड़ा सा इसको ऊपर ले आओ। तो ये मेरे पास एक ग्राफ है जो किसको शो कर रहा है, एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज को शो कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, एक ऐसी वोल्टेज जो टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। लेकिन ध्यान देना, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसकी डायरेक्शन भी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। तो इस टाइप की वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो क्या है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ए वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ क्या होता है, चेंज होता है, और जिसकी डायरेक्शन यानी पहले कैसी है, पॉजिटिव, फिर कैसी है, नेगेटिव, और जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती रहती है। और जब भी कोई चीज एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद चेंज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक, यानी इसकी डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही है, पीरियोडिकली चेंज हो रही है। और इस टाइप की वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। अब हम सब जानते हैं जहां पर वोल्टेज होती है, अगर वहां पर सर्किट को मैं कंप्लीट करूं तो क्या फ्लो करती है, करंट फ्लो करती है। इट मीन करंट डिलीवर्ड बाय दिस अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट। यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कारण जो करंट डिलीवर होती है, यानी इसके कारण जो करंट फ्लो होगी उसे हम क्या बोलते हैं भाई, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और एक चीज हम सब जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ यहां पर ड्रॉ करो, तो हमको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज V अपॉन R होता है। तो जो I का ग्राफ आएगा वो V से कहां आएगा, नीचे आएगा, बिकॉज V इज ग्रेटर देन I। V क्या है यहाँ पर, I से बड़ा है। तो अगर I का मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कैसा ग्राफ आएगा मेरे पास, कुछ इस टाइप से ग्राफ हमें देखने को मिलेगा। तो दिस इज अवर अल्टरनेटिंग करंट, ये ग्राफ किसका है, दिस इज अवर अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम AC बोलते हैं, ठीक है। AC का मतलब अल्टरनेटिंग करंट, हम बोलते हैं ना जनरल भाषा में AC बोलते हैं। हमारे घर में क्या आती है, AC आती हो। AC का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट। और ये मेरे पास क्या है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। तो आपको साफ साफ दिख रहा है अल्टरनेटिंग करंट क्या है, एक ऐसी करंट है जिसको कौन डिलीवर कर रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज डिलीवर कर रहा है। क्लियर बात। अब अल्टरनेटिंग करंट को भी आप वैसे डिफाइन कर सकते हो जैसे हमने किसको डिफाइन किया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिफाइन किया। आप क्या बोल सकते हो, एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज, देखो यहां पर करंट कितनी है, इतनी है, यहां करंट कितनी है, इतनी है, यहां पर कितनी है, मैक्सिमम है। फर्दर मैंने टाइम बढ़ाया, कैसी होगी, ये कम होगी, फिर कम होगी, यहां पर कितनी होगी, 0 होगी। यहां पर कैसी हुई, बड़ी, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। यहां पर बड़ी लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर यहां पर, लेकिन यहां पर कैसी होगी, मैक्सिमम, लेकिन किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। फिर क्या हो रही है, डिक्रीज, इस पॉइंट पर अगेन क्या हो रही है, डिक्रीज, इस पॉइंट पर अगेन क्या हो रही है, डिक्रीज। यहां पर कितनी होगी, 0 होगी। यानी एक ऐसी करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है। इस टाइप के करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अब अल्टरनेटिंग का मतलब ही क्या है, अल्टरनेट, चेंज होना, तभी इसका नाम भी क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है, क्योंकि ये टाइम के साथ इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल का इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले फिर ऐसे ही क्या होगा, ये चीज रिपीट होगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाऊं तो मुझे इस टाइप का यहाँ पर ग्राफ देखने को मिलेगा कि पहले पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। यानी इस तरह से क्या होगा, हमें एक अल्टरनेटिंग करंट का AC का ग्राफ देखने को मिलेगा। अगर ये मेरे पास क्या करंट I है और यहां मेरे पास क्या है, टाइम T है। क्लियर है बात। तो ये क्या होगी, हमारी अल्टरनेटिंग करंट होगी। अब जो मैंने अभी तक आपको यहां पर बोला वही मैंने यहां पर लिख दिया है, एक बार पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पहले क्या लिखा है मैंने, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, आप भी ऐसे हिंट डालोगे तो क्या होती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज दैट वेरीज विथ टाइम एंड इट्स डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली इज नोन एज अल्टरनेटिंग वोल्टेज। पीरियोडिकली का मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट, टाइम के बाद या टाइम इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को जो चेंज करता है या फिर अपनी वैल्यू को जो चेंज करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक बोलते हैं। ठीक है। और वोल्टेज यहां पर पीरियोडिकली क्या होती है, चेंज होती है, जो मैंने यहां पर देखा। हम आगे भी देखेंगे, धैर्य रखो। एंड द करंट डिलीवर्ड बाय दैट वोल्टेज इज नोन एज
ऑल्टरनेटिंग करंट है। या तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो या फिर आप ऑल्टरनेटिंग करंट को सेपरेटली भी डिफाइन कर सकते हो। कैसे? ऐसे ही डालो क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में एसी भी बोलते हैं, तो क्या हो जाएगी ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट दैट वेरीज विथ टाइम एंड इट्स डायरेक्शन चेंज पीरियोडिकली इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या होगी, डेफिनेशन होगी इसकी ऑल्टरनेटिंग करंट की। अगर ये डेफिनेशन लिख दी तो इसके नीचे या तो ये ग्राफ बना दो या फिर मैं दोबारा से यहां पर ग्राफ बना देता हूं। एक ऐसी करंट जो टाइम के साथ चेंज होती है, ये टाइम एक्सेस है, और मान लिया यहाँ AC जारी है, करंट एक्सेस है ये, और कैसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, और ये इस तरह से क्या हो रही है भाई, चेंज हो रही है। इस तरह से टाइम के साथ पीरियोडिकली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद अपनी वैल्यू को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, या बोलते हैं अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। एंड दिस टाइप ऑफ करंट इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि अभी तक भी हमने जो पढ़ा वो करंट के बारे में ही पढ़ा, यानी जितना भी हमने इलेक्ट्रिसिटी के बाद या फिर इलेक्ट्रिक करंट के बाद जो भी हमने डिस्कस किया वो हम करंट के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, फिर हमने पढ़ा उस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा कि किस तरह से यहाँ पर अगर एक कॉइल में करंट फ्लो कराई जाए, चेंज कराई जाए, तो दूसरी करंट में क्या हो जाता है, EMF इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो मैंने करंट अभी तक डिस्कस करी, क्या ये ऑल्टरनेटिंग करंट है? देखो जहां जहां चेंज हो रहा है, जैसे हम बात कर रहे थे कहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस पर, वहां पर करंट चेंज हो रही थी, तो चेंज होने वाली करंट कैसी करंट है, AC करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। लेकिन उससे पहले जो करंट हमने पढ़ी, जहां हमने क्या पढ़ा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, तो वहां पर जो करंट थी वो कैसी करंट थी, क्या वो भी टाइम के साथ चेंज हो रही थी? आंसर है नहीं हो रही थी। तो उस टाइप की करंट को हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट करंट। तो यहां पर एक टर्म डिफाइन करना बहुत जरूरी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। कैसे दिखाते हैं इसको, हम DC से दिखाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट यानी DC। क्या होती है डायरेक्ट करंट? एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं। अगर मेरे पास DC और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करूंगा, माना यहाँ पर करंट है और करंट का ग्राफ ऐसे आ रखा है, यानी स्ट्रेट लाइन, यानी इस टाइम पर भी करंट उतनी है, इस टाइम पर भी करंट सेम 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 है, तब इस टाइप करंट को हम क्या बोल देंगे, डायरेक्ट करंट बोल देंगे। तो डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज नहीं होता है और डायरेक्शन भी क्या रहती है, अनचेंज रहती है, उस टाइप करंट को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट करंट बोल देते हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके। अगर इतनी बात क्लियर है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हिंट डालो क्या, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या हाउ वी कैन मैथमेटिकली रिप्रेजेंट ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, ऐसे नोट बना के चलो, यहाँ पे हैशटैग बना के चलो, नोट नहीं हैशटैग बना के चलते हैं, उसमें लिखना लिखो मैथमेटिकली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैथमेटिकली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी expressed in terms of साइन फंक्शन, साइन यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात कर रहा हूं, साइन फंक्शन एज फॉलोइंग। यानी कैसे, देखो मुझे किसको दिखाना है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को दिखाना है। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एट एन इंस्टेंट V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस क्यों कर पा रहा हूं, इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि ये जो मेरे पास साइन ओमेगा टी फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, यानी ये अपनी वैल्यू को क्या करता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बाद चेंज करता है, या बोलते हैं रिपीट करता है, चेंज नहीं करता, कैसा करता है, रिपीट करता है। जो साइन फंक्शन है, साइन ओमेगा टी है, कैसा फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, इस v को इस v नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में लिख सकता हूं। तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज वोल्टेज या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, या सिंपल वोल्टेज लिख दो, वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। जो यहां पर v होता है वो क्या है, वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट है, और जो v नॉट है वो क्या होगा भाई,
मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जो वी नॉट होता है क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज होता है, ठीक है। इसको हम कभी कभी पीक वोल्टेज ही बोलते हैं, पीक वैल्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज भी बोल देते हैं, ठीक है। कभी कभी इसके लिए एक और वर्ड होता है क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज ही क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज कहलाएगा। एक और चीज यहां पर क्या है, ये ओमेगा है। ओमेगा क्या है यहां पर, ये जो ओमेगा यहां पर लिखा है इसे हम बोलते हैं क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अभी हम पढ़ेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी के टर्म में लिख सकते हैं। इसकी और अच्छे से फील हम लेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उससे पहले अगर मैंने क्या दिखा दिया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को दिखा दिया, अब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट को कैसे दिखा सकता हूं फिर, नाउ ऑल्टरनेटिंग करंट सिमिलरली फॉर AC। अगर मैं ऑल्टरनेटिव करंट के लिए बात करूं तो सिंस वी नो I इज इक्वल टू क्या होता है भाई, V अपॉन R होता है। अब यहां V की वैल्यू कितनी है, अगर मैं ये बोलूं जो जिस सर्किट में ये करंट फ्लो करे उसका रेजिस्टेंस R है, तो I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R आ जाएगा। और V की वैल्यू कितनी है यहां पर देखो, V नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो यहां से मेरे पास I इज इक्वल टू कितना आ गया, V नॉट अपॉन R एंड दिस इज साइन ओमेगा टी। अभी V नॉट अपॉन R क्या होगा, I नॉट। तो V नॉट दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट है। इफ दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज रेजिस्टेंस, तो दिस विल बी अवर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां से मेरे पास I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगा, ठीक है। और इस इक्वेशन में ये मेरे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या करंट एट एनी इंस्टेंट। तो दिस इज करंट एट एनी इंस्टेंट है, ठीक है। और यहां पर ये क्या है मेरे पास, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट या पीक वैल्यू ऑफ करंट बोल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, या इसी का एक और नाम क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट है। या इसी को मैं क्या बोल सकता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट या एम्पलीट्यूड ऑफ AC बोल दो, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। जहां मैं करंट लिख रहा हूं यहां पर, वहां क्या है वो AC है, वो सबकॉन्शियस माइंड में आपके होना चाहिए। अगेन ये साइन ओमेगा टी क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो I भी कैसा होता है, पीरियोडिक ही होता है। इसकी वैल्यू टाइम के साथ क्या होती है, चेंज होती है। और ये जो वैल्यू लिखी है कहां पर है, किसी एक इंस्टेंट पर है या T टाइम पर है, ओके। और यहां पर जो ओमेगा है वो क्या है मेरे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है बात नहीं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकली ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट को साइन के फंक्शन में लिख सकते हैं। तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर दोनों इक्वेशन लिख रखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जितना भी हम कैलकुलेशन करेंगे सबकी कैलकुलेशन इन्हीं दो इक्वेशन से क्या होगी, स्टार्ट होगी। तो इन्हें समझना क्या है, बहुत जरूरी है। यहाँ पर क्या टर्म क्या दिखा रहा है इसे समझना भी क्या है, बहुत जरूरी है। क्लियर है भाई इतनी, ओके। इतनी बात क्लियर है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर डिफाइन कर। जैसे यहाँ पर एक टर्म आया क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एक टर्म आया क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ AC या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज। हम किसी एक के लिए डिफाइन करेंगे, वो मानेंगे कि दोनों के लिए हो गया। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ठीक है। अगर मैं इसके लिए क्या डिफाइन कर रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू उसकी डेफिनेशन में क्या हो जाएगी, अपने आप डिफाइन हो जाएगी। बिकॉज यहीं से तो निकल के आ रखा है, बिकॉज I नॉट इक्वल टू क्या है मेरे पास, V नॉट अपॉन R है। देखो फिर अब यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म है। जैसे पहला टर्म क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ AC। क्या होता है भाई एम्पलीट्यूड ऑफ AC, अभी मैंने डिस्कस किया, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। तो पहले हिंट डालो क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ AC। देखो पहली रीडिंग हमारी क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ AC, एम्पलीट्यूड ऑफ AC, AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट।
क्या होता है ये? अभी हमने यहाँ पर देखा दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये मेरे पास क्या लिख के चलो यहाँ पर, इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड ऑफ एसी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगा, वो तो सिंपल सी बात है, अगर ये डिफाइन करते तो वो तो आ ही जाएगा। सेकेंड हमारे पास क्या? टाइम पीरियड। क्या है? टाइम पीरियड। क्या होता है भाई टाइम पीरियड? देखो हम सब ने टाइम पीरियड बहुत बार डिस्कस कर रखा है अपनी लाइफ में, एक बार और डिफाइन कर लेते हैं, किसके लिए? एसी के लिए। देखो हमने क्या डिस्कस किया कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होती है वो ऐसे होती है, अगर ये मेरे पास करंट है और ये मेरे पास क्या है? टाइम टी है, तो ये क्या करता है? इस तरह से ऑसिलेट करता है, यहां बोल सकते हैं इस तरह से अपनी वैल्यू को चेंज करता है। और जब ये करंट यहां से कहां पहुंचेगी? दोबारा से इस पॉइंट पर पहुंचेगी, तो हम क्या बोलेंगे? करंट ने या एसी ने एक साइकिल क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। समझ रहे हो बात आप? देखो क्या हुआ, ये टाइम है और ये करंट है, यहां से ऐसे वेरी किया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे वेरी किया, फिर ऐसे आया। देखो यहां पर ये वैल्यू ऐसी है, यानी ऊपर की ओर, यानी ऐसे बढ़ रहा है। दोबारा से ये पॉइंट कब आ रहा है? जब यहां पर पहुंची करंट, यानी जब टाइम ये हुआ दोबारा से ये पॉइंट आया, और जब यहां से यहां टाइम पहुंचा, इसी को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और हम बोलते हैं कि ये जो मेरे पास यहां से यहां हुआ, हमने ये बोलिया कि इसने क्या किया? अपनी इस वैल्यू को रिपीट किया। दिख रहा है आपको? यानी इस वैल्यू को जो कि इस प्लस डायरेक्शन में या पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, इस वैल्यू को उसने कब रिपीट किया? यहां से आया, यहां पर जीरो हुआ, लेकिन किस डायरेक्शन में? नीचे की ओर। तो दोबारा से ये वाली कंडीशन कब आई? जब करंट यहां पहुंची है, जब टाइम कितना हुआ? इधर पहुंचा। तब हम बोलते हैं जब करंट यहां से यहां पहुंची, या दोबारा उसने क्या किया? अपनी इस वैल्यू को रिपीट किया। इस वैल्यू को दोबारा रिपीट कहां पर किया? यहां पर किया। तब हम बोलते हैं कि करंट ने एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। तो यहां से यहां ये क्या हुआ? वन साइकिल हुआ। तो दिस इज वन साइकिल। यहां से लेकर यहां तक ये क्या हुआ? वन साइकिल, CYCLE, वन साइकिल। यानी एसी एक साइकिल कंप्लीट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो अपनी वैल्यू को पहली बार रिपीट कर रही है। जब रिपीट, ये वैल्यू ये थी और इसने अपनी वैल्यू कब रिपीट किया? जब कहां पहुंचा? वो इधर पहुंचा। अगर मैं यहां से लेता तो ये वैल्यू कब रिपीट हो रही है? जब कहां पहुंच रही है? वो यहां पहुंच रही है। तो यहां से लेकर यहां तक ये भी क्या हुआ? एक साइकिल हुआ। और एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है एसी को, उसी को हम क्या बोलते हैं? एसी का टाइम पीरियड बोलते हैं। तो लिखना यहां पर टाइम टेकन बाय एसी टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एसी का टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया? हमारा टाइम पीरियड हो गया। लिखना डेफिनेशन, लिखो। टाइम टेकन बाय एसी टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। उसे हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास, या तीसरा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय एफ। किससे दिखाते हैं हम इसको? एफ से दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी को ऐसे डिफाइन करते हैं हम कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल हो रहे हैं। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एसी इन वन सेकंड। देखो जैसे मान लिया ये मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव करंट है, उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। ये टाइम है और ये मेरे पास करंट है। यहां से करंट ऐसे गई, फिर ऐसे नीचे आई, ऐसे नीचे आई, ऐसे आई, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मान लिया यहां पर टाइम कितना है? 0 है। यहां टाइम कितना है? 1 सेकंड है। यहां पर टाइम कितना है? 1 सेकंड है। देखो यहां से यहां तक एक साइकिल हो गया, फिर यहां से यहां तक दूसरा साइकिल हो गया, फिर यहां से यहां तक तीसरा साइकिल हो गया। तो इस एसी ने एक सेकंड में कितने साइकिल पूरे किए? 3 साइकिल पूरे किए। एक साइकिल ये हो गया, देखो एक साइकिल ये हो गया और एक साइकिल ये हो गया। अगर मैं आप सिर्फ इसको देखो ना, तो ये जो है इसकी ठीक फोटोकॉपी है, और ये जो है ये इससे पिछले वाले की ठीक फोटोकॉपी है। यानी इस एसी ने एक सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट किए? 3 साइकिल कंप्लीट किए। एक साइकिल, 2 साइकिल और ये 3 साइकिल। यानी एसी ने क्या किया? यहां पर एक सेकंड में 3 साइकिल क्या किए? कंप्लीट किए। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इस नंबर ऑफ साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एसी इन 1 सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी एसी ने एक सेकंड में जितने साइकिल कंप्लीट किए उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ। इसको हम किससे दिखाते हैं भाई? एफ से दिखाते हैं। और ये एफ और ये फ्रीक्वेंसी रिलेटेड होते हैं कैसे?
सिंस वी नो दैट एफ इक्वल टू क्या होता है एफ इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है, ये तो हम बचपन से जानते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो एफ इक्वल टू क्या होता है 1/t होता है। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट इसकी क्या है, या तो सेकेंड इनवर्स लिख दो या फिर हर्ट्ज होती है। क्या होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है या फिर क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड रिलेशन क्या होता है, एफ इक्वल टू 1/t होता है। क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, हमारे जो इंडिया में एसी आती है, हमारे घरों में जो एसी आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती होगी? यानी हमारे घर में जो एसी आ रही है वो 1 सेकंड में इतने ऐसे कितने साइकिल कंप्लीट करती होगी? आंसर है 50। यानी हमारे घरों में जो एसी आती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है इन इंडिया जो फ्रीक्वेंसी होती है एसी की वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। यानी इस टाइम इंटरवल में, यहां से यहां इस टाइम इंटरवल में ऐसे ही कितने साइकिल होंगे, 50 साइकिल होंगे। ठीक है, ये एक साइकिल हुआ, और अगर इंडिया में हुआ आप ऐसे ही 50 साइकिल इस 1 सेकंड के अंदर आ जाएंगे। यानी एक सेकंड के अंदर 50 साइकिल क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। और उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया बोलेंगे, जो कितनी है भाई, 50 हर्ट्ज है। क्लियर बात इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है। अब एक नेक्स्ट टर्म डिफाइन करते हैं, जो कि हमने यहां पर लिखा है ओमेगा। ओमेगा क्या है मेरे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखो, सिंपल मैथमेटिक्स डिफाइन करते हैं। क्या होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज डिफाइन एज 2π/t। ठीक है, t क्या है यहाँ पर, टाइम पीरियड है। 2π क्या है, अगेन रेडियन में एंगल है। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, रेडियन पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड। या इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा इज इक्वल टू 2π इंटू 1/t लिख सकता हूँ। और 1/t क्या होता है भाई, f होता है, अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2πf आ जाएगा। तो ओमेगा के दो फॉर्मूले आ गए, क्या, एक 2π/t और एक क्या आ गया, 2π/f आ गया। अब मेरे पास अगर यहाँ पर ओमेगा के दो फॉर्मूले निकल के आए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दो फॉर्मूले से इन दो इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो करो फिर मॉडिफाई। पूछा आ गया, लिखो, ये लिख लिया। ये कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म थे। पहला टर्म क्या है, एम्पलीट्यूड, फिर टाइम पीरियड, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये पूछेगा नहीं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेकिन हाँ हो सकता है आपसे पूछ ले कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कैलकुलेट होगी, अगर फ्रीक्वेंसी निकल गई तो 2πf कर दोगे, क्या निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा। ठीक, नाउ अब मैंने ये डिस्कशन किया, इस डिस्कशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, जो मेरे पास सिंस वी है v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, I0 साइन ओमेगा टी है। मैं इन दोनों को मॉडिफाई कर सकता हूं। देखो अभी मैंने डिस्कस किया, एज वी नो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2π/t होता है, या फिर ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2πf होता है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकता हूं। आंसर हाँ जी कर सकता हूं। कैसे, देखो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू v0 साइन ओमेगा, ओमेगा जो कितना आ जाएगा, 2πf लिख दो पहले, 2πf इंटू टी आ जाएगा। और I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I0 साइन 2πf इंटू टी आ जाएगा। तो ये भी क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, किसको एक्सप्रेस करने का, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और एसी को एक्सप्रेस करने का। या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, स्मॉल टी होगा ध्यान देना, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ, किसके टर्म में, 2π/t के टर्म में। तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v0 साइन 2π/T इंटू स्मॉल टी, और I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I0 साइन 2π/T, और ये कितना है यहाँ पर, स्मॉल t आया। ऐसे भी क्या कर सकते हैं हम, करंट को मैथमेटिकली साइन के फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या बात। एक बार इन दोनों के लिए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं और आपको बेहतर फील होगी कि क्यों हम इन दो फंक्शन के टर्म में ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिव करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ग्राफ बिटवीन, ऐसे ही डालना, ग्राफ बिटवीन I, V एंड T, ऑल्सो I एंड T। ठीक है, V और T और I और T के बीच हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। करेंगे ड्रॉ, कैसे, अब जरा समझना। इसको बोल दिया मैंने वोल्टेज एक्सिस, इसको बोल दिया मैंने टाइम एक्सिस। ठीक है,
तो ये मेरी क्या है, वोल्टेज है, इसमें V वेरी करेगा मेरा। यहाँ मैंने क्या बोल दिया, 0 टाइम बोल दिया। अब मैं यहाँ पर टाइम इंटरवल ले रहा हूँ, मैं एक टाइम पीरियड के लिए ले रहा हूँ, T टाइम पीरियड के लिए। यानी मान लिया ये मेरे पास क्या है, यहाँ से यहाँ तक T/4 है। T/4 का मतलब टाइम पीरियड का 1/4 टाइम। ये मेरे पास क्या है, T/2 बोल दिया मैंने, यानी टाइम पीरियड का आधा। यहाँ मैंने क्या बोल दिया, 3T/4 बोल दिया, यानी टाइम पीरियड का 3/4। तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई, T आ जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ T/4 है, T/4 प्लस T/4 कितना होगा, T/2 हो गया। T/2 प्लस T/4 कितना होगा, 3T/4 हो गया। और 3T/4 प्लस T/4 कितना हो गया, T हो गया। यानी यहाँ पर जो इंटरवल है कितने का है, T/4 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 का यहाँ पर इंटरवल है। अब इन इंटरवल पर इस V की वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए पहले चार्ट बना लेते हैं, फिर उस चार्ट में बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाऊं मैं, इस तरह से चार्ट बनाओ। माना यहाँ क्या है, टाइम है, सॉरी यहाँ क्या है, वोल्टेज मान लिया, टाइम मान लो पहले, यहाँ टाइम मान लो, यहाँ वोल्टेज, यानी वोल्टेज यानी V0 साइन, कौन सा फंक्शन लो, ये वाला ले लो, कौन सा वाला, ये वाला, साइन 2π/t इंटू टी। जब t इक्वल टू 0 होगा, बताओ t की जगह 0 पुट करोगे, साइन 0 पूरा 0 हो जाएगा, ये साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर t की जगह क्या पुट करोगे भाई, देखो कितना है, T/4 है, t इक्वल टू T/4 पर T/4 रखोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, देखो साइन 2π/t इंटू कितना आया, T/4 आ गया, t से t कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ गया, ये साइन π/2 आ गया। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये 1 हो गया जो ब्रैकेट के अंदर है, ये 1 हुआ, ये V0 है, तो आंसर कितना आ गया, यहाँ पर V0 आ गया। ठीक है, एक कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। फिर मेरे पास क्या टाइम है, यहाँ पर देखो T/2 है, यहाँ क्या पुट किया मैंने, T/2 पुट किया। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, साइन 2π/t इंटू टी की जो कितना पुट किया, T/2 पुट किया, 2 से 2 कैंसिल, t से t कैंसिल, तो कितना आ गया, ये साइन पाई आ गया। साइन पाई कितना होता है, 0 होता है, तो साइन पाई 0, तो ये पूरा टाइम 0 हो गया, तो V0 इंटू 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम क्या है मेरे पास, यहाँ 3T/4 है, 3T/4, देखो भाई 3T/4 में क्या होता है, साइन 2π/t इंटू कितना आया, 3T/4 आ गया, t से t कैंसिल, इससे ये 2 बार कैंसिल, तो कितना आ गया, ये साइन 3π/2 आ गया। और साइन 3π/2 कितना होता है, -1 होता है, तो ये टर्म -1 हो गया, तो ये V0 है, तो कितना आ जाएगा, ये -V0 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और जब टाइम t है तो t से t गया, तो क्या है, देखो यहाँ पर साइन 2π/t इंटू कैपिटल T इंटू कैपिटल T, t से t गया 2π, तो साइन 2π कितना होता है, 0 होता है। तो ये मेरे पास क्या आया, डेटा आया। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या बनाओ, पॉइंट बनाओ। तो ये मान लिया मेरे पास क्या है, O है, और V0 क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। माना ये मेरे पास क्या है, इधर V0 है, इस तरह से ये V0 बोल दिया मैंने, और इतनी डिस्टेंस में नीचे क्या हो जाएगा, -V0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, कहीं यहाँ दिस इज अवर -V0, ये -V0 है, और ये मेरे पास क्या V0 है। और T/4 पर एक वैल्यू कितनी है भाई, V0 है, T/2 पर कितनी है, 0 है, 3T/4 पर कितनी है, -V0, यानी कहाँ जाएगा, कहीं यहाँ जाएगा, और यहाँ पर अगेन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। करो ग्राफ ड्रॉ, तो कैसे हो जाएगा, इस तरह। साइनल ग्राफ कैसा आता है, कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन 2π/t, या बोलते हैं साइन ओमेगा टी का ग्राफ हमें कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। और ये किसको दिखा रहा है, एक ऐसी वोल्टेज को दिखा रहा है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है, और साथ ही साथ अपनी डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज कर रही है। ठीक है, किधर बात इतनी, यानी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के बाद अपनी वैल्यू को चेंज कर रही है। ये तो किसका हुआ, V का हुआ। अब किसका ड्रॉ करोगे, I के लिए। देखो क्योंकि I और T के बीच भी ग्राफ ड्रॉ करना है। अब एक चीज हमको पता होती है, अगर मैं यहाँ पर I के लिए ड्रॉ करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो इसी में ड्रॉ कर देते हैं नीचे ही। I का फॉर्मूला क्या है, करंट एट एन इंस्टेंट I0 साइन 2π/t इंटू टी है, यानी ये चीज़, कौन सी वाली चीज़, ये वाली चीज़। तो ये कैलकुलेशन सेम होगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ V0, तो यहाँ क्या आ जाएगा I0, यहाँ क्या आ जाएगा 0, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का I0, यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब सवाल ये है
कि वी नॉट और आई नॉट में से बड़ा कौन सा होगा। ऑब्वियसली बात है वी नॉट क्या होगा, बड़ा होगा, बिकॉज वी इक्वल टू क्या होता है या आई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। तो जो आई होगा हमेशा छोटा किससे होगा, वी से छोटा होगा। तो इसका मतलब अगर वी नॉट ये है तो आई नॉट कहीं यहाँ लाई करेगा, तो दिस इज वैल्यू ऑफ आई नॉट यहाँ कहीं। अगर माइनस आई नॉट यहाँ है, सॉरी माइनस वी नॉट यहाँ है, तो माइनस आई नॉट कहीं यहाँ लाई करेगा। तो दिस इज अवर माइनस का आई नॉट, ठीक। और यहाँ पर कितनी इसकी वैल्यू जीरो है, यहाँ कितनी है आई नॉट है, यहाँ कितनी है देखो जीरो है, और यहाँ कितनी है माइनस आई नॉट है, यानी कहीं यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ कितनी है जीरो है। सबको मिला दो, इस तरह से क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। दोनों ग्राफ मैंने एक में, आप दो अलग अलग बना सकते हो, लेकिन एक बनाने में फायदा होता है क्योंकि कंपैरिजन भी हो जाता है कि भाई कौन सा किसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, किसका एम्पलीट्यूड कम है। तो करंट का कम है एम्पलीट्यूड और वोल्टेज का क्या है, ज़्यादा है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। क्लियर बात, ठीक। तो यहाँ से आप एक चीज़ कह भी सकते हो कि हाँ, कि हम साइन फंक्शन के टर्म में क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और एसी को दिखा सकते हैं, बिकॉज दोनों क्या होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट और साइन फंक्शन दोनों पीरियोडिक होते हैं। क्लियर बात नहीं, ठीक है। फिर आज के इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो फिर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।